तो जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस बार हमारे गेस्ट हैं गुरु जी, जो कि कई सारे सवाल हम उनके साथ करने वाले हैं, मेनली एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी आने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो गुरु जी शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजी से ही। तो सबसे पहले तो आजकल जैसे एक माहौल बन गया है, काफी लोग जैसे यूट्यूबर्स वगैरह भी वीडियोस बनाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फेक है या फिर एस्ट्रोलॉजी बेवकूफ बना रही है लोगों को। तो सबसे पहले क्लियर कीजिए कि एस्ट्रोलॉजी फेक है या रियल है, क्योंकि काफी पुरानी साइंस है, वैदिक साइंस है हमारी, पूर्वजों से चली आ रही है, वैदिक टाइम से चली आ रही है। तो उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखिए मॉर्गन, होता क्या है ना, जो चीज दिखती नहीं है उसको हम कहीं जादू टोना टोटका उसके नाम से जानने लग जाते हैं। इसका एक एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल क्लियरली फिट होता है। अब क्या होता है, लोगों को ये पूछिए कि हाँ जी, 4 प्लैनेट के आगे स्काई में ऊपर आकाश में कितने और क्या है आगे, कोई कुछ नहीं बता पाता। तो जो हमें पता नहीं हम उसे जानते नहीं। और हुआ क्या कि जिसको हम जहां तक देख पाते हैं हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी उससे एक स्टेप आगे तक लेके जाती है, जिसको हम हिंदी में वर्ड कहते हैं ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति यानी लाइट। तो जो लाइट है वो एक एस्ट्रोलॉजी के बेस पे आती है। अब अगला सवाल उठा जो आपने, ये बीच में एक मिस्टेक हो गया था, मैं इसे कट में ले लेता हूं। तो अगला सवाल उठा कि एस्ट्रोलॉजी रियल है या फेक है। अब दो चार इस चीज पे अगले सवाल मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि हमें 10,000 साल पहले ये पता था कि हमारे प्लैनेट्स कितने हैं। हमें 10,000 साल पहले एग्जैक्टली पता था कि सन यानी सूर्य का क्या एक मोशन है 365 डेज का। हमें एग्जैक्टली पता था सैटर्न की स्पीड क्या है। अब मैं मॉर्गन एक असलियत चीज बताता हूं। सैटर्न यानी शनि एक बारी एक जगह पे आने में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30 इयर्स का टाइम लेते हैं। हम्म। तो एक आदमी की लाइफ कितनी होती है, चलो मैं बहुत अच्छी लाइफ बोलूं तो 80-90 इयर्स। तो उनकी आंखों के सामने मैक्सिमम 2 बारी आएंगे। बचपन में तो उन्हें याद होगा नहीं, फिर एक 30 साल में आए, चलो एक 60 में आए, उसके बाद तो तबीयत बुढ़ापा चीजें इतना कुछ कैच कर जाएगा, तो 2 बार आपको याद रह सकता है। तो अगर समझ लो आपने 2 बार पॉइंट नोट कर भी लिए, तो क्या आप एग्जैक्ट स्पीड निकाल पाएंगे सैटर्न की? इम्पॉसिबल। तो सैटर्न की स्पीड निकालने के लिए कम से कम आपको उसके मूवमेंट के कम से कम नहीं तो 40-50 साइकिल्स तो देखने पड़ेंगे। बराबर। लेकिन हमें 10,000 ईयर्स पहले ये पता था एग्जैक्टली क्या साइकिल ले रहा है सैटर्न। कितना हैरानी की बात है, हम तब भी यही गणना या यही कैलकुलेशंस करते थे। कितना स्ट्रेंज सा बात है, हमें सन का स्पीड पता था, हमें प्लैनेट्स का नाम पता था, हमें सब कुछ पता था। हमारे यहाँ तो विमान शास्त्र भी थे, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वेदांगस का अंग है। ये वेदांगस मतलब वेदों के अंग। उन अंगों में विमान शास्त्र भी होता था, यानी हमें एरोप्लेन बनाने भी आते थे। अब लोग कहते हैं राइट ब्रदर्स ने पहला एरोप्लेन उड़ाया, नहीं, उससे पहले चुपाटी बॉम्बे में पहला प्लेन उड़ चुका था, लेकिन हमने उसकी भी डिस्टॉर्शन कर दी। चलो हम वो भी बात को चलो बदल देते हैं, कहीं आगे चल लेते हैं। हमें सर्जरीज के बारे में पहले से ही पता था। हमारे एक वेदांगोस के अंदर हमारी सर्जरी, मेडिसिन, चीजें, सब कुछ उसके अंदर हमारे पास पहले हमारे पास आ चुका था। अब जगह जगह जो आजकल बहुत कॉमनली नजर आ रहा है, यूट्यूब में भी, सब जगह भी, कि हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। यस, करेक्टली लिखा हुआ है। तो हनुमान चालीसा करीब 550-600 साल पहले लिखा गया। वो हजारों साल पहले नहीं, 550-600 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखा था, अकबर के टाइम के आसपास। तो उसमें लिखा हुआ है जुग सहस्त्र योजन पे बहाल। तो वो भी डिस्टेंस भी हमें पहले से ही पता था कैलकुलेशंस के अंदर। तो जब हमें डिस्टेंस पता था, हमें कैलकुलेशंस पता थी, हमें प्लैनेट्स के नाम पता थे, तो पहली चीज, साइंस तो हमारे पास बहुत पहले से आ गई थी। दूसरी चीज,
फिर आगे कहानी के अंदर क्या हुई, जब हम उन गणनाओं के साथ में एक परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनाने लगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो हम एक एक पॉइंट को ये समझने लग गए कि हमारी मूवमेंट ऑफ एनर्जीज कैसे होती हैं। तो ये वो वाले प्लैनेट्स नहीं है। अब मॉर्गन, आपने क्या सुना है कि एस्ट्रोलॉजी में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 9 प्लैनेट्स होते हैं, ये तो सुना ही है आपने, कितने इंटरव्यू आप कर चुके हो। जी जी बिल्कुल। करेक्ट। तो सच्चाई ये है, उनमें से एक भी असली वो प्लैनेट नहीं है जो स्काई में या आसमान में घूम रहे हैं। ये वो नहीं है कि इतने लाइट ईयर दूर से शनि देव, एक कंट्री, एक स्टेट, एक सिटी, एक घर, उसमें भी एक आदमी पे निशाना लगाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। ये नो प्लैनेट का मतलब है हमारी 9 डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज। ठीक। इसमें से सन हमारे आत्मा, मून हमारे इमोशंस, 5 प्लैनेट हमारे 5 तत्व, और राहु केतु असली में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और वो मैग्नेटिक एनर्जी बना के रखते हैं जिससे वो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। हाँ, तो जितने भी ये प्लैनेट है ये हवा में नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर है, और वो हम्म। जेनेटिक चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से हमें हमारी जैसी एनर्जी जैसी चीजें को अट्रैक्ट करते हैं, और वो लाइफ इवेंट्स क्रिएट करते हैं। तो ये जेनेटिक चेंजेस हैं, ये कोई हवा में घूमते हुए स्काई की चेंजेस नहीं है। ये पहला इसका फैक्ट है। दूसरी चीज, जब हम इसे और साइंटिफिक लेके जाते हैं, क्योंकि हमने एनर्जीज का वर्ड दे दिया यहाँ पे प्लैनेट्स को हटा के, तो हमें ये समझ में आता है कि एक चीज शायद सुनी होगी, बिग बैंग थ्योरी। मॉर्गन, सुनिए हाँ। आइंस्टाइन की, कि पहला ब्लास्ट हुआ और पहले हम्म। पार्टिकल अपेयर हुए। ये हमारे शिव पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है इसी के बारे में। नासा ने अभी और आइंस्टाइन ने बाद में निकाला, बट लिखा हुआ हमें पहले से मिल गया था। तो जब हमारे को उसके अंदर हमारा मेंशन आया कि हर चीज एक ब्लास्ट यानी एनर्जी से बनी, जब हर चीज ही एनर्जी से बनी तो हम भी तो एनर्जी हुए। जिस बराबर। लैपटॉप में आप देख रहे हैं, या जिस कंप्यूटर में आप देखते हैं, या जो फोन आप पकड़ते हैं, या टेबल पे बैठते हैं, या जिस कुर्सी पे बैठते हैं, हर चीज एक एनर्जी से बन गई फिर, क्योंकि बनी तो उसी ब्लास्ट से है। जब हर चीज ही एनर्जी से बनी है तो हर चीज एनर्जी होने की वजह से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो भी चीज कंप्यूटर के अंदर है वो मेरे अंदर भी है, सिर्फ उसका कॉम्पोजिशन बदल जाता है। जब वो सब कुछ हमारे अंदर है तो हर चीज हमारे पे इफेक्ट डालती है मूवमेंट ऑफ एनर्जीज की चेंजेस को लेके। जब हम उसके पैटर्न को स्टडी करते हैं प्योर साइंटिफिकली विद प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो हम उसे एस्ट्रोलॉजी के नजर से देखते हैं, और फिर हम एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन साइंस हमेशा बताती है कि ऐसा कुछ होगा तो ये चीज होगी, ये होगा तो वो होगी। जहां पे रूल्स आ जाते हैं वो साइंस हो जाती है, वो जादू नहीं हाँ। रहता फिर। हम्म। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली साइंस है, जादू टोना टोटका नहीं। लोग समझते हैं ये रिलीजन है, ये रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं। ये प्योर एक साइंस की स्टडी है, साइंस के वेज में है। मुस्लिम एस्ट्रोलॉजी भी है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी है। वैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति आए तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखी और बनाई। वैसे और भी ऋषि आए, जो जोन जोन से ऋषि आए, जैसे जेमिनी ऋषि आए तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखी। फिर कई एक उन्होंने आके नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दी। फिर उसके अलावा बाद में केपी एस्ट्रोलॉजी भी बनी मॉडर्न उसमें। तो एस्ट्रोलॉजी सबने अपने अपने साइंस के रूल लगाए, जिसका जैसा साइंस का रूल बनता गया वो एस्ट्रोलॉजी उस हिसाब से बनती गई। इसमें ये कहना कि हिंदू एस्ट्रोलॉजी अच्छी है या मुस्लिम एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, सारी एस्ट्रोलॉजी अच्छी है जब तक वो साइंस के रूल लगाती है। और सारे साइंस के रूल्स को जब तक हम मिक्स कर लेते हैं तब तक हम एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, और वो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। जब हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में प्रेडिक्शन देते हैं वो जेमिनी के रूल में चले जाती है। जब हम एक इंडिविजुअल के उसमें देते हैं तो वो होरा वैदिक बृहस्पति के लेवल पे चली जाती है। और अगर हम किसी को एक साल की या एक एक, एक दिन की प्रेडिक्शन देते हैं तो वो ताजिक के लेवल पे चली जाती है, जिसको हम ईयरली प्रेडिक्शंस कहते हैं। तो ऐसे हम्म। बहुत सारे वर्जन्स बनते गए। तो एस्ट्रोलॉजी प्योर साइंस है, पूरा रियल है, इस पे इतनी स्टडीज हो चुकी हैं।
मैंने तो इस पे पूरे पूरे सेमिनार्स करे हैं घंटों घंटों के, जिसमें एक्सप्लेन किया कि देखिए उन्होंने ये सेमिनार करे, उसमें उन्होंने 5,000 लोगों की स्टडी करी, किसी ने 50,000 की करी। तो उससे हम बेसिस बना के एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के रूल्स बनाते हैं, जो रूल्स बनते हैं वो साइंस होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी साइंस है और 100% रियल है और 100% काम करती है। तो जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से गुरुजी ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक तरह की साइंस है, और ये कोई आज है कल की नहीं है, बल्कि जिस समय में आज की जो साइंस है या फिर नासा था नहीं, उससे पहले की बात है, वैदिक टाइम से ये चली आ रही है और आज भी उतनी ही सटीक है। तो गुरुजी, मेरा अगला सवाल भी इससे रिलेटेड ही है। जैसे कि आजकल जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इसका एक तरह से मजाक बना रहे हैं। मतलब एक तरह से धंधा बन चुका है, जैसे कि आपने बताया कि वशीकरण और पता नहीं क्या क्या निकाल के लाए हैं। तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पुरानी एस्ट्रोलॉजी में और आज के एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क देखते हैं, और कैसे लोग भी जान पाए कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर रियल है और कौन सा फेक है? देखिए एस्ट्रोलॉजर तो सारे के सारे ही रियल हैं, कोई भी फेक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये देखिए देखिए मैंने कुछ भी, एक भी रिंग, एक भी चीज खुद कुछ नहीं पहन रखी, ना ही मैं एस्ट्रोलॉजर जैसा भी दिखता हूँ लोगों को। फिर देखिए होता क्या है, लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को ना एक ना बिजनेस की तरह बना लिया। अब क्या हो गया है, मेरे को इस टाइम 29 ईयर्स, 29 साल हो गए हैं। और इसके ऊपर एक मैंने सेमिनार के अंदर कुछ ही टाइम पहले सवाल मेरे से पूछे गए थे, तो मैंने एक ही चीज समझाई थी कि कुछ भी हो जाए, एस्ट्रोलॉजी ना मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। वो मैं इसलिए भी बोल सकता हूँ, देखिए मैंने एमबीए भी करी हुई है, लॉ भी करी हुई है, मैं सिंगापुर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए मैंने भी करी हुई है। जब मैंने इतनी सारी पढ़ाई तो कर ली, फिर उसके बाद मैंने डॉक्टरेट करी एस्ट्रोलॉजी में, उसके बाद ये चीज रह गया, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो है ना एस्ट्रोलॉजी है। ये कम से कम एक जन्म में तो कोई नहीं सीख सकता। तो आज भी कोई मेरे से पूछता है कि आपको कितना आता है, तो मैं कहूंगा 4-5% मैंने शायद सीख लिया होगा, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूं शायद वो भी पक्का करने की। लेकिन आजकल कहीं पे भी उठा लीजिए, 1 महीने में एस्ट्रोलॉजर बनिए, आपको एस्ट्रोलॉजर जाने की जरूरत नहीं है, हफ्ते भर में आप अपना कोर्स करिए और अपनी सारी प्रेडिक्शन जिंदगी की खुद करिए। 1 साल के अंदर तो एस्ट्रोलॉजर पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं, 50,000 रुपए लेंगे वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, लोगों को ये समझ में आ गया कि कोई भी अगर ग्रेजुएशन करनी है, एमबीए करनी है, फिर जॉब करके एक्सपीरियंस करना है, उसमें आपको 10, 12, 15 साल लगते हैं। आपने 10 अच्छी अच्छी बातें सीख ली और उस 10 अच्छी बातों को लेके अगर लोगों को आगे समझाना शुरू कर दिया 6 महीने के बाद, और वो बात बोलने लग गए जिसको कोई समझता नहीं है, कोई दिखता नहीं, जादू टोना टोटका डर का फैलाना शुरू कर दिया, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। तो आदमी क्या करता है, रिटायरमेंट के बाद एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा। बचपन से तो पढ़नी ही नहीं किसी ने, क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। वेद किसी ने पढ़े नहीं है, किताबें किसी ने पढ़ी नहीं है, बस वो एक दूसरे के इधर उधर की धर्म की बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। इससे आगे कहीं नहीं पहुंचते। अब होता क्या है, वो आके कहते हैं जी ये पत्थर पहनिए, आपका बिजनेस चल जाएगा। अब सबसे पहला मेरा सवाल है, कुछ पत्थर आप अपने पास रख लीजिए, पहले आप अपना एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस तो चला लीजिए। फिर वो कहेंगे ये पत्थर पहन लीजिए जी, कैंसर तो बस कल आपका ठीक हो जाएगा। भाई कैंसर अगर आपका ठीक हो जाएगा तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, हॉस्पिटलों के पास जाइए, गवर्नमेंट के पास जाइए, वो आपको फंड करेंगे, कम से कम 50, हजारों, करोड़ों लोगों की जान बचाइए। सिर्फ उसी की जान क्यों बचाना चाहते हैं जो आके आपको कुछ हजार रुपए देगा? सबकी जान बचाने में आपको कोई परेशानी है? अभी मैं पिछला सेमिनार कर रहा था यूएसए के अंदर, मेरे को याद है। उस सेमिनार में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आए हुए थे। उनमें से एक एस्ट्रोलॉजर मेरे पास आया सेमिनार के बाद में, मेरा ही स्टूडेंट, थोड़े टाइम उसने मेरे से पढ़ाई भी करी थी। आके मेरे को कहता है, गुरुजी मैंने ना वशीकरण पे ना पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया। मैंने उससे पूछा, हाँ समझाइए क्या कह रहे हैं आप? कहता मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं एक जगह पे बैठ के किसी को कहीं पे भी मार सकता हूँ। ये करीब 6 महीने पहले की बात है। हम्म। तो मेरा उसको सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। मैंने कहा चलो अगर आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, तो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते? कम से कम पूरा देश आपके लिए काम करेगा। तो चलो आप कुछ नहीं है, मार सकते हो ना किसी को यहीं बैठे,
तो यहाँ करिए, या रशिया के प्रेसिडेंट वो पुतिन को मार दीजिए, या पूरा का पूरा महंगाई चीजें सब उसी की वजह से बढ़ रही है, पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं रोज के रोज उसकी वजह से कम यही बैठ के मार दीजिए। तो आपने जितनी फीस लेनी है वो ट्रिलियंस में मिलेगी, डॉलर्स में। सारी की सारी गवर्नमेंट मिल के आपको जो मुंह मांगा पैसा चाहिए ना वो दे देंगे। तो मतलब ये कहानी, आपने एक लड़के के लिए एक लड़की का वशीकरण करके आपको क्या मिलेगा? करो ना प्रेसिडेंट का, पूरा देश आपको मिलेगा। आपको दूसरे के लिए एक फीस के लिए करके क्या मिलना है? लेना है आपको कुछ मिलना है उससे? नहीं। तो ये सब एक गिमिक हो गया। आप जो सुनना चाहते हो वो आपको सुनाएंगे, जो कहानी आपको बताना चाहते हैं वो बताएंगे। या तो वो आपको डर बताएंगे, आप तो मरने ही वाले हो, आपके बच्चे खत्म, आपकी चीजें खत्म। या फिर वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, पत्थर पहनिए करोड़पति तो आप कल ही बनेंगे, ये करिए कोर्ट केस तो आप हारेंगे ही। अरे ऐसा है तो आप पूरे कोर्ट में हर आदमी को केस जिता दो ना। अब एक ही को क्यों जिताओगे जो आपके पास आएगा? अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट फंडिंग ना करती इन सब चीजों के ऊपर। कभी भी आपने एस्ट्रोलॉजर को प्राइम मिनिस्टर बनते देखा है किसी भी? लेकिन वो पता नहीं कितनों को प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बना रहे होते हैं पत्थर दे दे के। कम से कम अपने बच्चों को तो बिल गेट्स बना लो। तो एस्ट्रोलॉजी है क्या? जादू नहीं है, ये एक फैक्ट प्रेडिक्शन साइंस है। इसमें हम दशा, दशा का हिंदी वर्ड है हालात, इंग्लिश वर्ड है सर्कमस्टांसेस, उसकी प्रेडिक्शन करते हैं। कुछ नहीं करते, हम ये बताते हैं ये दशा, ये पीरियड, ये हालात आने वाले हैं, उस हालात के हिसाब से आप अपने सर्कमस्टांसेस को डिसाइड करिए और बेस्ट डिसीजन लीजिए। और उस बेस्ट डिसीजन से आप अपनी लाइफ को बेस्ट वे में कंट्रोल कर सकते हैं। मोरओवर, ये नहीं है कि पत्थर काम नहीं करते, करते हैं, ब्यूटीफुली करते हैं। लेकिन ये कहना कि मैं एक भगवान के थैले में हाथ डालूंगा और सिर्फ अच्छी चीजें बाहर निकाल लूंगा और बुरी चीजें वहीं छोड़ दूंगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल हो सकता है? वो भी भगवान से चीट करना, जिसने आपकी पूरी डेस्टिनी डिसाइड करी है। जब हम डेस्टिनी को चीट करने की कोशिश करना शुरू करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं हम अच्छे के साथ बुरी चीजें भी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी अच्छे के साथ बुरा भी निकाल रहे हैं, साइड इफेक्ट्स भी निकाल रहे हैं। अब लोग 9 पत्थरों को डिसाइड करके, इसके लिए ये है, उसके लिए पुखराज है, इसके लिए नीलम है, 9 पत्थर डिसाइड करके वो भगवान को पूरी डेस्टिनी और पूरे लिखे को चेंज करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं आप जाके सो जाइए, आप मेरे को पत्थर दीजिए, मैं कुछ किलो खरीदूंगा और उसके बाद सोऊंगा और मेरे पास करोड़ों रुपए गिरेंगे। ऐसा हो सकता है? डॉक्टर्स जो इतनी मेहनत करके किसी कैंसर पेशेंट की जान बचाएंगे या किसी को वो करेंगे, उसको 2 पत्थर देके उसका कैंसर आप गायब कर सकते हैं? हो सकता है। सब पढ़े लिखे हैं, बट फिर भी पता नहीं किस चीज पे विश्वास करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ क्या आने वाला है उसको बताता है, उसको रिमूव करने की स्ट्रेंथ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ भगवान या तो डॉक्टर्स हैं या फिर टीचर्स हैं, उसके अलावा कोई भगवान नहीं। तो सिर्फ उनको भगवान मानिए, बाकी सारे के सारे सिर्फ आपको क्या आने वाला है उसको समझा रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक गाइडेंस की तरह भी ले सकते हैं आप एस्ट्रोलॉजी को, कि क्या आने वाला है, किस तरह से आप उसको फेस कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी हो सकती है। बाकी जैसे कि गुरुजी ने इसको क्लियर किया कि कैसे आजकल जो एस्ट्रोलॉजी का अलग ही प्रकार निकाल के आ रहे हैं एक तरह से, तो उससे बच के रहिए। इन सब चीजों को अगर आप लोग जानेंगे समझेंगे तो इजीली सही एस्ट्रोलॉजर या फिर जो सही चीजें बता रहे हैं उसको इजीली समझ पाएंगे। तो गुरुजी इससे रिलेटेड ही अगला सवाल भी है, जैसे कि जब लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं आजकल, तो कई सारे दोष भी बताते हैं, जैसे कि योग भी बताते हैं, गज केसरी योग हो गया या फिर हाँ, काल सर्प दोष हो गया, तो उसमें फिर पूजा पाठ मतलब अलग अलग तरह की चीजें। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए गुरुजी। ये तो सबसे बढ़िया चीज है कि 4 दोष, 4 योग, 4 चीजें बता दो जिसको बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आज मैंने बोला आपके पास काल सर्प दोष लग गया, पता किस काल सर्प दोष का कहीं पे भी किसी भी जगह मेंशन नहीं आता किसी भी किताब में। तो काल सर्प दोष नाम का तो कोई दोष ही नहीं लगा था कभी भी। हम्म। दोष जनरली क्या होते थे? मंगल दोष हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है, पीरियड्स भी आते हैं, 7.5 आई, ये आई। ये डराने के ना बड़े बड़े नाम है।
आपके पास ना आज मैं किसी को भी डरा सकता हूँ, अरे मेरे पास ना न्यूक्लियर बम है, मैं तो कल आप पे गिरा दूंगा। तो वो न्यूक्लियर बम तब गिराना पड़ता है जब सामने वाले को पता है कि इतना पैसा उससे निकालना है, तो ये सब गिराए जाते हैं। ऐसा नहीं है दोष काम नहीं करते या दोष चीजें नहीं करते, मॉडर्न सिस्टम जब एस्ट्रोलॉजी बनी और अब में बहुत फर्क है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इसको भी, लेकिन मेन चीज ये है कि देखिए ये दोषों का क्या हुआ। अब जैसे मंगल दोष बड़ा एक कॉमन है, मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करेगा तो कोई डेथ हो जाएगी, बड़ा एक सीधा सा कहानी है, ये बहुतों ने सुना हो कहानी। पंडित तो रोज डराते हैं इस पॉइंट को लेके। पॉइंट क्या है, मंगल मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब हमारी बहुत सारी एनर्जी एक पॉइंट पे है। तो मंगल की जहां पे प्लेसमेंट होती है वो किसी पॉइंट पे बहुत सारी एनर्जी आ गई। अब समझ लीजिए समझ लो मंगल 12th हाउस में प्लेस हो गया, जो 12th हाउस की एनर्जी हमारी फिजिकल एनर्जी की तरफ को, यानी हमारे बेड प्लेजर या सेक्सुअल एनर्जी की तरफ को चली जाती। अब एक आदमी बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव और बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आया हुआ है, और एक बिल्कुल नॉर्मल है। तो क्या होता था आज से करीब 5-6 हजार साल पहले, तो उस घर में एक बच्चा होने का चांसेस ऑलमोस्ट हर साल। अब हर साल बच्चा होगा या बिकॉज ऑब्वियसली यू आर फिजिकली बहुत ज्यादा आप एक्टिव है, सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि आप में एनर्जी उधर बहुत। तो क्या होगा, एक आदमी के मरने का चांस हो। दूसरी चीज समझ लीजिए मंगल 4th हाउस में आठ, अगेन मांगलिक योग है। उसमें क्या होता था, एक आदमी बहुत एग्रेसिव है, उस टाइम कोई ऐसा कोई नॉर्म्स तो होते नहीं थे, तो वो किसी पे हाथ उठाने की हिम्मत करता था, चोट करने की हिम्मत करता था, एग्रेशन बहुत होता था घर के अंदर उसका। तो अब एक आदमी किसी को मारेगा या कुछ करेगा या उठा के मारने की कोई चीज की हिम्मत करेगा, तो उस टाइम एक आदमी के मरने के चांस हो जाते थे। तो कुछ नहीं है, एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज हम उतने ही मॉडर्न टाइम में आ चुके हैं, अब वो शायद दोष वहां पे स्टैंड ही नहीं करता। अब हम जो मैं मेरे पास कोई पर्सनली आता है, मैं कहता हूँ ये काउंसलिंग मैटर है, इस आदमी की नीड इस चीज की है, इसका बिहेवियर इस चीज का है, आपको उस तरीके से उसके साथ एक्ट और रिएक्ट करना पड़े। तो अब जो दोष थे वो काउंसलिंग मैटर बन गए। लेकिन दोषों को आप ये बोलिए जी हाँ जी मैंने कल जाके 4 चीजें करी और वो गायब हो जाएगा, गायब कुछ नहीं होता। अब उस टाइम की मंत्रों की एनर्जी से उसे सप्रेस कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो है तो वहीं का वहीं ना, तो ये काउंसलिंग मैटर बन जाते हैं। अगला दोष आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, काल सर्प दोष, बहुत ज्यादा। कुछ नहीं है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, राहु और केतु मैग्नेटिक नोड्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ। बहुत सिंपल। तो वो एनर्जी को ब्लॉकेड क्रिएट करते हैं। जब सारे प्लैनेट यानी सारी एनर्जीज एक तरफ को बंध जाती हैं, तो मूवमेंट ऑफ एनर्जीज इजीली नहीं होती। तो काल का मतलब पीरियड, सर्प मतलब स्नेक, दोषा मतलब फॉल्ट। बड़ा सिंपल। तो वो एक स्नेक पैटर्न बिल्ड कर देता है, तो ब्लॉकेट कर देता है। बुक्स में कहीं नहीं है इसके बारे में मेंशन, ये मॉडर्न टाइम के हिसाब से है, मॉडर्न में फिटिंग होती है इसकी। ऐसे ही बहुत सारे विपरीत राजयोग भी है, गज केसरी योग भी है, बहुत सारे योग भी लगते हैं। ठीक है, बहुत सारे योग। लेकिन वो योग क्या है, या ये काल सर्प दोष और ये दोषा क्या है कुछ भी नहीं। बड़ा एक सिंपल सी बात है। एक सबसे पहला चार्ट होता है लग्न चार्ट, जिसे हम कहते हैं D1 चार्ट। लग्न चार्ट हमारे 2 घंटे के पीरियड को डिपिक्ट करता है, यानी अगर समझ लीजिए दिल्ली जैसी जगह पे 2 घंटे में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनका D1 पहली नजर में एक जैसा दिखेगा। तो इसका मतलब सारे के सारे अगर करोड़पति हैं तो सारे करोड़पति बन जाएंगे, सारे गरीब हैं तो सारे गरीब हो जाएंगे, क्योंकि लगन चार्ट तो एक जैसा ही दिख रहा है। अब एस्ट्रोलॉजर ज्यादातर लगन या फिर नवांश यानी D9 को ही पढ़ते हैं, 2 चार्ट के अलावा तीसरे पे तो कोई जाता ही नहीं है। किसी पे भी चले जाइए, कभी उसने खोला ही नहीं होगा जिंदगी में किसी भी चार्ट को। लेकिन असली में दो ट्विंस यानी दो जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं, उनमें भी किस्मत अलग अलग चलती। तो 2 घंटे में दिल्ली में जितने भी बच्चे पैदा होंगे क्या सबके सबके होगा? तो जो योग बनता है वो D1 लगन बना, यानी वो कहता है प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी, अगर ये चीज आपके साथ होगी या ऐसा टाइम आएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट, यानी चांसेस आपके होने के बहुत प्रबल या बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बोलता हूं। तो आज मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ पता चल गई, मेरा राइट हैंड स्ट्रांग है, या उस टाइम पे जाऊंगा तो उस टाइम मेरा राइट हैंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बस इतनी सी बात बताई। लेकिन उस टाइम आके अगर मेरे को ये ज्ञान नहीं मिला कि मेरे को इस टाइम मेरा राइट हैंड स्ट्रांग है और यूज करना है, तो मेरी वो सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, तो मेरा योगा फेल हो गया। तो एक बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। एंड एक इंग्लिश में कहावत है, इडियट वॉज एबल टू परफॉर्म बिकॉज ही नेवर न्यू। एक बेवकूफ आदमी बहुत अच्छा कर सका क्योंकि उसे पता ही नहीं था क्या कर रहा है वो। सेम यही दोषा की कहानी है। जब आपको कुछ नहीं पता ना, आप बहुत आराम से निकल गए क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप उसके लिए स्ट्रगल करते गए, आप उसे बीट कर गए। तो ये दो चीजों पे काम करती है एस्ट्रोलॉजी, डेस्टिनी एंड फ्री विल। डेस्टिनी जो मेरे चार्टों में लिखी है, मेरे चार्ट्स में लिखी हुई है, ये कि मेरे साथ ये ऐसा आएगा, वो डेस्टिनी है, उसको कोई नहीं पलट सकता। किसी ने कहा मेरी बीमारी की पोजीशन आएगी, 101% आएगी। कहां आएगी? जो लिखा है वहीं आएगी। ये मेरी डेस्टिनी है। अब डेस्टिनी का मतलब ये नहीं है कि आई एम डूम्ड, मतलब मैं खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अब अगली चीज आती है कर्म, यानी फ्री विल। कर्म एक ऐसी चीज है जिसको भगवान भी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? सिंपल एग्जांपल है महाभारत। अर्जुन से कर्म कराने के लिए कृष्ण जी भगवान को भी उनको समझाना पड़ा। कंट्रोल कर सकते तो ऐसे करते, कहते चल मार तीर चला। कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भगवान भी कर्म नहीं कंट्रोल करते, कर्म हम कंट्रोल करते हैं खुद, जिसे हम कहते हैं फ्री विल। अब कर्म मेरे हाथ में आ गए। अब मेरे को पता है मेरी बीमारी की आएगी, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस बीमारी के लिए टेस्ट टाइम पे कराऊंगा, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कुछ नहीं होगा तो इंश्योरेंस लेके रख लूं, ताकि जब वो बीमारी आएगी वो मेरे को उतना इफेक्ट नहीं कर सकती जितना वो करेगी। वो क्वांटम को मैं कंट्रोल करके ऊपर नीचे कर सकता हूं, गाइड नहीं कर सकता। तो फ्री विल मेरी पूरी किस्मत को कंट्रोल करती है। एक और चीज पूछते हैं मॉर्गन आपसे, समझो, अगर इस चार्ट के अंदर मैं बोलूं आपके पास तो बहुत लंबी उम्र है, और कल जाके आप हाईवे पे खड़े हो जाओ, तो क्या ये चार्ट्स आके क्या ट्रक रोकेंगे क्या आपके लिए? तो समझ रहे हैं? तो फ्री विल हमेशा हमारा कंट्रोलर पॉइंट है, यानी कर्म। तो दोष चीज ये प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की कहानी है। ना आप किसी योग मिल के करोड़पति हो जाते हैं, ना ही किसी दोष लगने से आप सीधा गरीब होके भिखारी भी नहीं हो जाते। ये एक परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की कैलकुलेशन है, जो हमारी फ्री विल, जब हमें पता चल जाता है क्या दोष है, हम अपने कर्मों से ठीक कर सकते हैं। जब हमें पता चल जाता है ये योग है, तो हम उस योगों पे काम करके अपनी फ्री विल यानी अपने कर्मों से उधर से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो छत फटने से करोड़ों नहीं गिरते, करने फिर काम ही पड़ता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी सिखाती है। तो मैं मेरे ख्याल से गुरुजी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं सारी चीजों को जो भी आजकल चल रहे हैं, चाहे दोषों के ऊपर हो या फिर योग के ऊपर हो। तो अब गुरुजी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन निकल के आता है, जैसे कि जो लोग ऐसे दोष बताते हैं या बाकी सारी चीजें बताते हैं, वो कई सारे उपाय भी बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं। तो रियल वैदिक रेमेडीज क्या है, और क्या वो वर्क करती हैं, या फिर कैसे वर्क करती हैं ये चीजें? देखिए, रेमेडीज वर्क करती हैं, 100% करती है, ठीक है। अब लेकिन वो किसी चीज को रिमूव कर देती हैं? नहीं करती। अब आज मेरे पे एक ऐसी रेमेडी करो कि कल मेरे दुकान के अंदर ग्राहकों की लाइन लग जाए, नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि एक मेरे वहां की नेगेटिव एनर्जीज कट डाउन हो जाती हैं, ताकि जो लोग उधर की तरफ को देखते हैं, जो जो आना चाहते हैं, वो नेगेटिव फील नहीं लेते और उधर को आने में पॉजिटिव फील करते हैं। बाकी आपके एफर्ट्स रिटर्न देने लग जाते हैं। करेक्ट। आप ये बोलो मैं एक पत्थर ले लूं मेरा कैंसर हट जाएगा, बिल्कुल गलत। कुछ नहीं हटेगा। कैंसर कहीं नहीं जाने वाला, अगर आपके शरीर में आ गया है तो रहेगा, वो कुछ नहीं हटने वाला। लेकिन करेक्ट, अगर मैं वो उपाय करूं या चीज करूं
तो जो दवाई डॉक्टर दे रहे हैं वो मेरे शरीर पे ज्यादा बेटर काम करने लग जाएगी। बिल्कुल 100% करेक्ट। तो जो रेमेडीज हैं उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यंत्र, तंत्र और मंत्र। तो जितने तंत्र होते हैं वो हम हमेशा डेविल यानी शैतान की तरफ वाले देखे जाते हैं, जिसमें से वशीकरण जो आजकल चल रहा है वो भी एक है, कर्ण पिशाचनी और चीजें आजकल बहुत कुछ चल रहा है, वो इसी तरफ को है। कलयुग में है तो शैतान के पीरियड में शैतान की शक्तियां भी काम कर जाती, ऐसा नहीं है नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज का साइड इफेक्ट है। फिर आगे यंत्र। यंत्र क्या होता है, हम एक एनर्जी के एक पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, वो यंत्र क्रिएट करके बहुत सारे अलग अलग तरह के यंत्र बनने लग गए। कुछ लोग आजकल नए भी बनाने लग गए हैं, ऐसा नहीं है कि गलत चीज है, बट वो यंत्र एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। फिर लास्ट चीज है मंत्र, जिनसे हम बने हैं, जिससे हम स्पिरिचुअलिटी और चीजों से हम निकल के आते हैं। तो वो जो मंत्र हैं, वो मंत्र एक साउंड वेव्स की एनर्जी है, वो हमारे इन्वायरमेंट को एनर्जाइज करते हैं, हमारे अंदर को एनर्जाइज करते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, सबने सुना होगा, मॉर्गन आपने भी सुना होगा, कि अगर हम महामृत्युंजय मंत्र करते हैं तो जान बच जाती है। क्या महामृत्युंजय मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र को अगर हम सही उच्चारण से सही तरह करते हैं तो हमारे गट के अंदर, गट यानी पेट के अंदर, वो हीट पैदा करता है, कुछ नहीं, हीट पैदा करता है। तो जब गट में हीट पैदा होती है तो गट एक हमारा ऐसा चीज है, सारा खाना चीज सब जाके वहीं पे जलता है। तो गट में जब हीट पैदा होती है तो जो हम खा रहे होते हैं या फिर जो दवाई ले रहे होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ऑब्सॉर्प्शन ज्यादा कर देता है, कुछ नहीं, प्योर साइंटिफिक। अब क्या, अगला एग्जाम्पल सुना होगा, सरस्वती मंत्र। बच्चों को कराओ जी, पढ़ाई बहुत अच्छी कराएगी। बड़ा सिंपल सी बात है, जब हम सरस्वती मंत्र को उच्चारण सही तरह करते हैं, वो हमारे यहाँ पे क्राउन चक्र में हीट जनरेशन करता है, सर में हीट पैदा कर देता है। जब वो सर में हीट पैदा होती है तो हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव हो जाता है तो जो हम पढ़ रहे होते हैं वो काम करते हैं। वैसे ही समान अलग अलग तरह से, ओम कितने हर्ट्स पे होना चाहिए, इस हर्ट्स पे बोले तो वो बीमारी को ठीक करता है, इस हर्ट्स पे बोले तो सोने की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, इस हर्ट्स पे बोले तो हमारे पेट और छाती के ऊपर असर करता है। तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी हर्ट्स भी अलग अलग तरीके से काम करती है। तो अगर हम इसे रिलीजन से मिक्स नहीं करें तो ये साउंड वेव्स जो हैं, जो जिस पैटर्न में काम करती हैं, ये हमारी बॉडी को असर डालती है। इसका भी मैंने खुद ही अपना लाइव सेमिनार में करके दिखाया है कि एक पानी लीजिए, उसको खूब गालियां दीजिए, और एक पानी लीजिए, उसको खूब सारा उसको मंत्र बोलिए, तो दोनों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, एक में क्रिस्टल नजर आएंगे, एक में गंदे गंदे पीसेस नजर आएंगे। तो ये लाइव आप देख सकते हैं। आप एक दो प्लांट ले लीजिए, एक प्लांट को रोज बैठ के कहानियां सुनाइए, पेड़ को या पौधे को जो घर में फूल लगाया, प्यार से करिए, और एक को आप खुद जाके रोज खूब गाली दीजिए, वो देखिएगा वो प्लांट ही मर जाए। तो ये साउंड वेव्स की एनर्जी पैटर्न्स है कुछ भी नहीं, अगेन साइंस है। तो साउंड वेव्स की जो एनर्जी है, क्योंकि लोग नहीं समझते, तो उनको समझाने के लिए उन्होंने मंत्रों का फॉर्मेट दे दिया। तो ये उपाय बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर उससे अगले उपाय आ जाते हैं, पत्थरों के उपाय। पत्थर आ गए आजकल, तो पता नहीं कौन कौन सी ब्रेसलेट कॉम्बिनेशंस चीजें। जब हम उन उपाय की बात करते हैं तो वो एक तरीके से चीटिंग के उपाय होते हैं। ये हम चीट करके एनर्जीज की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एक पत्थर एक जमीन के अंदर बहुत बड़ी एनर्जी के उससे प्रेशर से बनता है, तो बहुत एनर्जी अपने अंदर कंपैक्ट करके रखता है। जब हम उसको पकड़ के या अपनी बॉडी को टच करके या उसको किसी तरह यूज करते हैं, तो हम एनर्जी की पूरी फोकस एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर प्लैनेट के पास या हर ग्रह के पास 2 घर दिए गए होते हैं, यानी 2 राशि होती है। फिर तीसरी में वो कहीं ना कहीं खुद बैठा होता है, चौथी कॉम्बिनेशन वो किसी के साथ भी बैठा होता है, पांचवी कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई उसे देख भी रहा होता है, छठवीं कॉम्बिनेशन में वो नक्षत्र आ जाते हैं, फिर सातवीं कॉम्बिनेशन में उसके पद भी आ जाते हैं, हर नक्षत्र के 4। तो उसमें इतनी सारी कॉम्बिनेशन के बाद क्या होता है, अगर उसके पास 4 पॉजिटिव साइड या 6 पॉजिटिव साइड होती हैं तो 4 नेगेटिव साइड भी पैदा हो जाती है।
किसी के पास 7 पॉजिटिव होंगी तो 3 नेगेटिव भी आ जाएंगे। तो जब आप पत्थर की एनर्जी यूज करते हैं, तो जब आप पॉजिटिव को इंक्रीज करते हैं तो नेगेटिव भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। तो 8 घंटे आप चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन भगवान का 1 सेकंड जो वो नेगेटिव होता है, वो एक ही बारी में सब कुछ ले जाता है। तो होता क्या है, अब मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना हो, जिसने कभी वो पत्थर उतार के साइड में ना रख दिया। शुरू में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन जब वो बुराइयां देता है तो आदमी तंग आके खुद ही उतार देता है। आज तक मैंने नहीं देखा। तो एक बहुत सिंपल सा चीज है, जब भी आप किसी चीज को चीट करें तो अच्छा और बुरा दोनों बढ़ाएंगे। एक साइड ऑफ स्टोरी आप चीटिंग करके नहीं कर सकते, कोई किसी को अलाउड नहीं है, किसी के बस का भी नहीं, किसी को सीख भी नहीं सकता। तो हम जब चीटिंग करते हैं, हम सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चीटिंग करते हैं कि चलो नेगेटिव बढ़ेगा, साइड इफेक्ट्स हर दवाई के मेडिकल के आते हैं, तो अगर नेगेटिव बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दवाई लेने से हम थोड़ा सा पॉजिटिव बढ़ा के किसी की जान को बचाने की मदद कर सकते हैं। तो पत्थर सिर्फ वहीं यूज करने चाहिए। फिर माइल्डर तरीके हैं, जैसे रुद्राक्ष हो गए, चीजें हो गए, नेचुरल डे टू डे इंग्रेडिएंट्स हो गए। आजकल मैंने कुछ साबुन चीजें वो सब बनाने की भी कोशिश करी है। तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को जब हम बॉडी से टच करते हैं तो वो नेचुरल वे में हमारे को वो करते हैं, तो ऑर्गेनिक वेज जिन्हें हम कह सकते हैं, तो उन्हें यूज करना समझदारी है। तो इस तरीके से ये सारी रेमेडीज काम करती हैं। हाँ, तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन किए। आपके जो भी क्वेश्चन थे, आप लोगों ने जो भी मुझे भेजे थे, मेरे ख्याल से लगभग सभी के क्वेश्चंस आपको आंसर्स मिल चुके होंगे। गुरुजी, अब एक और चीज रहती है, जैसे कि आजकल एस्ट्रोलॉजर बहुत ज्यादा भी करते हैं ये, जैसे प्रिडिक्शंस करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शंस। जैसे किसी पर्सन को लेके भी होता है, वर्ल्ड को लेके भी होता है। और जैसे आजकल बहुत सारी प्रोफेसीज भी वायरल होती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेसीज, जैसे भविष्यवाणी का वगैरह हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, या फिर कितने किस हद तक कर सकता है मेनली? जैसे अभी कई प्रोफेसीज ऐसी होती हैं जो 500 साल पहले, 600 साल पहले लिखी गई हैं, और अभी अगर रियल भी हो सकती हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर प्रिडिक्ट कैसे कर सकता है। देखिए, पहली चीज, अगर मैं ये बोलूं एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, तो मेरे को तो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहना ही नहीं चाहिए। तो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन होता क्या है, एक ना पैटर्न्स ऑफ चीजें चलती है। आजकल जैसे हमें पता है कि इंस्टीट्यूट में जहां से मैं भी खुद भी पढ़ा हूँ, वहां पे अर्थक्वेक के ऊपर प्रेडिक्शंस के ऊपर काम हो रहा है। ठीक। तो अर्थक्वेक की प्रेडिक्शंस के ऊपर काम हो रहा है कि अर्थक्वेक किस किस कॉम्बिनेशंस में आता है। मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 40-50% जगह पे जहां पे भी वो वर्किंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 40-50% पे जितने भी अर्थक्वेक आए हैं उसके अंदर से 40-50% के ऊपर वो वाले रूल फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, मैं कहूंगा 100% पे नहीं बैठ रहे, 40-50% पे बैठ रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, अर्थक्वेक एक की एक जनरल बात है। फिर जैसी लड़ाइयाँ हो रही हैं या चीजें हो रही हैं, या फिर कहीं पे भी टेररिज्म चीजें हो रही हैं, जब हम उसके अंदर भी बैठा के रूल्स वगैरह बिठाते हैं, तो उन रूल्स वगैरह को जो हम बिठाते हैं और वो करते हैं, ऑलमोस्ट इस टाइम 30-40-50% बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा के लिए नहीं, अभी 100% पे नहीं कह रहा हूँ, अभी ये स्टडी चल रही है। हो सकता है ये विद टाइम, विद आजकल ये एआई आ गया है, कंप्यूटर सिस्टम आ गया, क्योंकि जब शुरू करी गई थी हाथ से हम चार्ट्स बनाते थे, अब तो ये कंप्यूटर 2 सेकंड में निकाल देता है। मैं जिस जमाने से हूँ, उस टाइम तो हमारे पास मोबाइल फोन ही नहीं होते थे, मेरी आंखों के सामने पेजर आए, मोबाइल आए, चीजें आई। मैं तो उस जमाने से हूँ जहाँ पे हमारे सामने टीवी भी बहुत मुश्किल से आता था, हम छत पे जाके घुमा घुमा के देखने की कोशिश करते थे। जहां हम रहते थे वहां तो लाइट भी नहीं होती थी, बिजली भी नहीं होती थी। तो अगर हम इस जर्नलाइज एक पैटर्न की बात बोले मॉर्गन, एक जर्नलाइज पैटर्न, तो अगर हम 40-50% लेवल पे भी ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट पे अर्थक्वेक आने का चांस है 1 साल पहले, 2 साल पहले, हम कितने लोगों की जान बचा पाएंगे? बात वहां है। चलो, अगर मैंने बता दिया यहाँ पे ये हालात बनेंगे टेररिज्म के चीजों के, अगर हम उस टाइम कुछ प्रेडिक्शंस और बेसिस को कंट्रोल कर सकें, तो हम कितने कंट्रोल में आ जाए। मैं यूके की बात बताता हूँ। यूके के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से फंडामेंटल है, जब भी फुल मून यानी पूर्णमासी की रात होगी, तो पूर्णमासी की रात को गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स ऑलमोस्ट 20% एक्स्ट्रा सड़कों पे रहेगी, क्योंकि चांसेस ऑफ क्राइम बढ़ जाता है।
तो अगर मून से क्राइम बढ़ जाता है और गवर्नमेंट भी इस चीज को मानती है, तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि कोई ना कोई चीजें हमारी बॉडी चीजों पे सब पे इफेक्ट डालता है। अगर वो हम पे इफेक्ट डालता है तो हमारी जमीन चीजें सब पे आसपास के हालातों पे भी डालता है, कॉम्बिनेशंस पे भी डालता है। तो बहुत सारे गुरु ऐसे थे जो कई कई सालों आगे की बातें भी बिल्कुल एक्यूरेटली बता सकते थे। नॉस्ट्रेडेमस, ये वो बहुत सारे किस्से हैं इन सब के, तो बिल्कुल इन्होंने तो पहले ही बता दिया था। अब ठीक है, वो थे एक ऊपर बहुत गुरु थे, उनको नजर आता था। बहुत सारे ऐसे हुए, एक का मैं नाम लिया, बाकियों के मैं अभी लेना नहीं चाहता, नहीं तो सबकी इंडिविजुअल वो जाग जाती है जो जो किसी के साथ में होता है। तो प्रेडिक्शन करने की एक टेक्निक और शक्ति तो है ना, लेकिन मैं ये कहूं कि हाँ जी, जो 6 महीने एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आएगा, या 1 साल पढ़ के आएगा, या 2 साल पढ़ के आएगा, या 5 साल पढ़ के आएगा, वो प्रेडिक्ट करेगा और वो सच भी करेगा, तो मेरे ख्याल से मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए झूठ बोलूं। जब मैं कह रहा हूं एस्ट्रोलॉजी एक जन्म में सीखना पॉसिबल नहीं है, तो ये हम कैसे कहते हैं कि हाँ जी, 2 4 5 साल वाले जो इतनी सारी दुकानें खोल के बैठ गए हैं, जो हर जगह इंटरनेट पे आ गए हैं, या यूट्यूब में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं जो समझ से बाहर है, बस सिर्फ बोल दिया, थोड़ा सेंसेशन हो गया तो सब लोग देखने लग जाते हैं। मैं उस दिन एक एस्ट्रोलॉजर का देख रहा था, बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो शेयर मार्केट के ऊपर प्रोडिक्शन करते हैं। तो उन्होंने 15 बारी प्रेडिक्शन करी, बहुत अच्छी बात है, ये तो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रूल है जी। 15 लोगों को बोलो, मतलब 10 लोगों में से 5 को बोलो आज आपका दिन अच्छा जाएगा, 5 को बोलो आज का नहीं जाएगा। तो 5 में से जिनको आपने अच्छा बोला, उनका किसी न किसी 2 का या 3 का तो अच्छा चले ही जाएगा ना, वो कहेंगे अरे आप तो बिल्कुल एक्यूरेट। तो बराबर। सेम कहानी है। तो उन वो रेगुलर करते हैं, तो एक जगह पे मैंने देखा उन्होंने लिखा हुआ है शेयर मार्केट बस इस डेट को क्रैश कर जाएगी। और कोइंसिडेंटली मैं उसी दिन ही, बिकॉज मैं खुद चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, खुद फाइनेंस के वाले हूँ, तो मैं कोइंसिडेंटली उस दिन देख रहा था, उसी दिन शेयर मार्केट ने हाईएस्ट बूम किया। मैं फटाफट यूट्यूब में गया देखने के लिए, थोड़ी देर में पता चला उनका खुद का वीडियो डिलीटेड है। तो प्रेडिक्शन फिट बैठ गई तो वो बहुत बढ़िया है, वो सारे के सारे पड़े हुए हैं उस दिन के हिसाब वाले। जिस दिन फिट नहीं बैठी उस दिन डिलीट कर दिया। तो आज जिस टाइम आप समझ लीजिए 1 साल के बाद जाके उनको देखेंगे तो आप कहेंगे यार 1 साल में तो इन्होंने 50 बारी प्रोडिक्ट किया, 50 बारी एक्यूरेट हुआ, कितने अच्छे आदमी होंगे। किसी को ये तो नहीं पता वो 50 की जगह 100 को शायद डिलीट कर चुके हैं। आप तो सिर्फ वही देख रहे हैं ना जो आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिख रहा है। तो ये एस्ट्रोलॉजी का बेस बनता जा रहा है। मेरी 2 प्रेडिक्शन ठीक हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे 29 ईयर्स ऑफ कैरियर के अंदर आप मेरी एक भी प्रेडिक्शन गवर्नमेंट पे, एक भी प्रेडिक्शन फाइनेंसिस पे, कहीं पे भी नहीं देखेंगे। बिकॉज ये पॉलिटिकल चीजें, ये सब चीजें है ही नहीं प्रेडिक्ट करने की। हमारी अपनी जिंदगी में एक पूरी की पूरी दुनिया चल रही है। अब इस टाइम किसकी सरकार आएगी या किसकी नहीं आएगी, वो एक, मेरे ख्याल से मेरे को अपनी दुनिया देखनी चाहिए ना। मेरे बच्चे क्या, मेरी हेल्थ क्या, मेरी चीज क्या, मेरी खुशी क्या। तो हमारी पूरी यूनिवर्स हम खुद हैं। तो हमें जब तक अपना देखना है फिर वो समझना है। तो ये सब चीजें ना एक वो बनता जा रहा है। आज मैं भी, मैंने बताया ना, आज मैं ये वीडियो बनाने लग जाऊं, आप देखना 100 200 साल के बाद कोई ना कोई मेरी चीजें भी फिट बैठ जाएंगी, कोई 100 200 साल के बाद शायद मेरे को भी भगवान बना देगा। तो लिविंग जितने भी लोग आए, लोग कहते हैं ये गुरु आए, ये भगवान, मैं कहता हूं कोई भी भगवान नहीं। गुरु हो सकते हैं, आई एग्री, भगवान कोई नहीं है इनमें से। भगवान वही है जो हम भगवान ही पढ़ते और सुनते और देखते आए, जिनको किसी ने नहीं देखा। नर्क स्वर्ग की बातें करते हैं, जो मर के चले गए उन्होंने कभी जाके नहीं बताया कि वहां उनके साथ क्या बीत रहा है। और जो यहाँ है वो कभी वहां गए ही नहीं देखने के लिए वहां क्या है, लेकिन यहाँ बैठ के हम नर्क और स्वर्ग के सारे ज्ञान देते रहते। ना उधर वालों ने बताया, ना इधर वालों ने कभी कोई गया, फिर बताया किसने। तो नर्क स्वर्ग यहाँ है, आज है, अभी है। तो प्रेडिक्शन अगर करने की बात बोलें तो अभी है, किसके लिए करने की जरूरत है, आपको अपने लिए करने की जरूरत है। ओवरऑल में ठीक है, अच्छी चीजें चल रही हैं, जब हम उसकी साइंटिफिकली प्रूव कर पाएंगे उससे हम जान बचा पाएंगे, बहुत अच्छा। बट वो जर्नलाइज्ड है। टेररिज्म हो सकता है, अटैक्स हो सकता है, फायर हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामीज हो सकता है। तो अगर हम ऐसी चीजें प्रेडिक्ट कर पाए, हम बहुतों की जान बचा पाएंगे, तो बहुत परफेक्ट। तो अभी तक मैं कहूंगा अभी तक एक्यूरेसी लेवल 30-40% है। मैंने बहुतों के लिए स्टडी कर लिया।
बहुतों की प्रेडिक्शन स्टडी कर ली, इंक्लूडिंग एक का नाम जिनका मैंने लिया था उनकी भी कर ली। करने के बाद ये पता चला 30-40% रिजल्ट है। वो तो मेरे ख्याल से आप भी यहाँ बैठ के बोलने लग जाएंगे ना, तो आपके भी 30-40% तो आपके भी मैच कर जाएंगे। तो अभी तक जब तक वो साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है तब तक उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, काफी क्वेश्चंस के आपने बिल्कुल सटीक आंसर दिए। सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे मेरे ख्याल से, जितने भी हमारे दर्शक हैं। एक और क्वेश्चंस रहते हैं थोड़ा हटके, जैसे कि आजकल इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, इंडिया में क्या लोग आध्यात्म की तरफ काफी बढ़ रहे हैं। जब से कोरोना काल गया तब से तो और भी ज्यादा लोगों की रुचि बढ़ रही है। तो स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग क्या है, और जो मेडिटेशन वगैरह सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स बताई गई हैं, तो उन सब चीजों को अगर आप थोड़ा सा क्लियर करें। चलो मैं आपको ना ये ना 2 लाइनों में बताता हूँ। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो अलग चीजें ना, हमने आधी जर्नी और अपने आप को पहचानने का आधा सच वहीं पता कर लिया। जब तक हम ये समझते रहेंगे ना कि हिंदुइज्म ही स्पिरिचुअलिटी है, तो हम हमेशा अपने आप को जिंदगी में गलत जाते रहेंगे। जब तक हम ये समझते रहेंगे ना कि मुस्लिम होना ही स्पिरिचुअलिटी है या क्रिश्चियन ही स्पिरिचुअलिटी है, तो ट्रस्ट में हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर हम धर्म की बात बोलते हैं तो वो हिंदुइज्म है, रिलीजन है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की बोलते हैं तो वो सनातन है। हिंदुइज्म क्या था? हिंदुइज्म सिंपल एक एरिया स्पेसिफिक चीजें बनी थी। रिलीजन क्या है? वे ऑफ लिविंग, डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, वो एक रिलीजन है। तो जब वो हिंदुइज्म बना तो वो हिंदू कुश नदी या उस इलाकों के आसपास से बना, तो उन्होंने अपने एरिया के लिए बताया जहां पे पानी बाढ़ आती है, चीजें होती है, तो उनके जानवर भी उसी के हिसाब से थे। तो वो नेचुरल चीजों को पूजा करते थे, हवा को, आग को, चीजों को, क्योंकि एक खुली एनवायरनमेंट में रहते थे। मुस्लिम कहाँ था? एक डेजर्ट एरिया में था, तो उनके एनिमल डेजर्ट एरिया के हिसाब से हो गए। वहां पे अपने आप को बचाने की फाइट ज्यादा होती थी, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा कहते हैं एग्रेसिव या ज्यादा उसमें चले गए कि हाँ जी अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी मार भी सकते हैं। क्योंकि वो एरिया ऐसा था, वहां पे खतरे ज्यादा थे। तो जहां खतरे कम थे वहां ज्यादा पीसफुल थे, जहां खतरे ज्यादा थे वो एग्रेसिव थे। लेकिन वो रिलीजन था। रिलीजन आज की डेट में ना वो डेजर्ट में बैठे हैं, ना ही हम नदी पे बैठे हैं। तो आज की डेट में जो मॉडर्न के हिसाब से चीजें होनी चाहिए वो एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव हो जाती। अब मॉडर्न पर्सपेक्टिव में क्या हो गया? अब मॉडर्न पर्सपेक्टिव में ये हो गया, राम जी की 3 मदर्स थी, तो 3 माँ शादी अलाउड थी उस टाइम, इसका मतलब। लेकिन आज नहीं है, तो लेकिन हम अलग हो गए। ठीक है, तो वो हम मॉडर्न में कर गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम हुआ, हिंदुज्म में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सेम मुस्लिम की कहानी, उस टाइम 4 वाइफ इसलिए होती थी क्योंकि आप डेजर्ट में रहते थे, आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं होती थी, आपके नंबर कम होते जाते थे। आपको अपनी जान बचाने के लिए सर्वाइवल के 4 बच्चे पैदा होते थे, शायद एक ही जिंदा रहता था उस वाले माहौल में, तो आपको ज्यादा बच्चे चाहिए होते थे। लेकिन आज आप अगर सेम बात बोलते हैं, बहुत गलत बोल जाते हैं। आज नहीं चाहिए आपको, उस टाइम चाहिए होते थे, क्योंकि उस टाइम सर्वाइवल का फाइट था। तो हमें रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात बोलते हैं तो कहीं पे भी हमारे को किसी भी किताब में वेज नॉन वेज ऐसे मेंशन लिखे हुए ही नहीं आते। हर जगह यूजिंग ऑफ एनर्जीज या फिर एक्स्ट्रा ना करने के ऊपर बात पे आता है। किसी भी किताब में ये नहीं लिखा नॉनवेज मत खाइए, कहीं नहीं लिखा हो, ऐसा कहीं नहीं आता। हाँ ठीक है, अगर आप अपनी मस्ती के लिए किसी को मारते हैं वो गलत है, वो बहुत जगह लिखा हुआ है। आप कोई भी खाना सिर्फ शौक के लिए या बहुत ज्यादा खाते हैं या सिर्फ मस्ती करने के लिए 4 खाते हैं 2 फेंकते हैं, वो पाप है, ये बहुत जगह लिखा हुआ है। क्या खाते हैं ये कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी भी किताब में, गीता में भी नहीं है, रामायण में भी नहीं, कहीं नहीं, किसी भी जगह मेंशन नहीं आता। तो स्पिरिचुअलिज्म क्या है? वो हमें उस एनर्जी से जोड़ता है जो इस यूनिवर्स को चलाती है। आज की डेट में इतने प्लैनेट्स घूम रहे हैं, चीजें घूम रही है, कोई जाके किसी से टकराता है? सब एक पैटर्न में चल रहे हैं, दिन रात चीज एक पैटर्न में चल रही है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। आज आप जिंदा हैं, कल आप मर जाएंगे। आपके सारी मशीनें जो आपको जिंदा कर सकती है, मतलब आपके पूरे फंक्शंस चला सकती हैं, लेकिन आप असली में एक भी बार जिंदा नहीं होते। क्यों?
आपकी बॉडी में 50 ट्रिलियन लिविंग सेल्स हैं, लेकिन जब आप मरते हैं एक भी सेल जिंदा नहीं रहता। आप जितना मर्जी मशीनों से शरीर चला लो, वो पूरा का पूरा बिखर के गिर जाता है। तो उस एनर्जी को कौन जोड़ रहा होता है? एक और एनर्जी जिसको हम कहते हैं आत्मा। अब वो आत्मा जब आपके वहां से डेथ खत्म हो जाती है, वो भी तो कहीं और जाके विलीन या कहीं और जाके मिक्स होती है। तो ऐसी एक और बड़ी एनर्जी, फिर और बड़ी एनर्जी। तो सबसे बड़ी एनर्जी जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको कोई नहीं जानता वो कैसा दिखता है, कोई नहीं जानता। तो बचपन में मॉर्गन आपने भी एक कहानी सुनी होगी एक हाथी की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, एक ने उसके पैर को हाथ लगाया तो उसने सोचा कि ये खंबा है, एक ने कान को हाथ लगाया उसने कहा ये तो पंखा है, एक ने पूंछ को हाथ लगाया उसने कहा ये सांप है। तो हम एक बहुत बड़े हाथी को देख रहे हैं। सारे रिलीजन, ये नहीं आप अकेले या हिंदू अकेले या मुस्लिम अकेले या क्रिश्चियन अकेले, सब एक हाथी को टच कर रहे हैं। जो जिस दर हाथ लगा पा रहा है वो कह रहा है मैं ही ठीक हूं, मेरे को ही सही दिख रहा है। असली में वो क्या है किसी को कुछ नहीं पता, वो सबकी सोच से और बड़ा है। जब आप उससे कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हो तो आप स्पिरिचुअल हो जाते हो। तो स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे। बड़ा एक सिंपल सी बात है, नेचर का रूल है मैनिफेस्टेशन। जो आप नेचर में डालोगे वो मल्टीप्लाई करके आपको वापस दे देगी। बड़ा सिंपल सी। तो खुशी डालोगे तो खुशियां देगी, दुख डालोगे तो दुख देगी, स्ट्रेस डालोगे। तो ये फोकस का रूल भी है, जिस चीज पे आप फोकस करोगे वही आपको दिखने लग जाएगी। मैं आपसे आज ही एक सवाल पूछूं, आप घर से निकले, आपने कितनी कार, लाल कारें देखी? आपको नहीं पता, आपको हाँ देखी होंगी, कई आई होंगी मेरे रास्ते में। अब मैं आपको बोलूं कल आप घर से निकलोगे ना तो लाल कार देखना, उससे आपको बहुत फायदा होगा या आपको कुछ मिलने लग जाएगा। तो जब तक आप वापस आओगे ना, आपको एक एक लाल कार की गिनती पता होगी, और उसके अलावा कितनी कारें आपको कुछ नहीं पता होगा। तो आपका पूरा फोकस लाल कार पे आ गया। तो यही एक स्पिरिचुअलिज्म है। तो जहां पे आपने फोकस डाल दिया या जहां पे मेडिटेशन डाल दिया, सिर्फ वही दिखने लग जाएगा। तो ये एक सेल्फलेस सर्विस टूवर्ड्स अ सोसाइटी है, जहां पे हमें अपने के अलावा ये सोचना है कि हमें यहीं खत्म होके यहीं विलीन हो जाना है, और हम सब एक टेम्परेरी रेंट पे लाइफ लेके आए हैं। थोड़े दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे इस रेंट पे रहने वाली जगह से। हम में से कोई भी यहाँ से परमानेंट नहीं है, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला, सब मर के जाएंगे। तो हमें ये पता है कि हम एक टेम्परेरी पीरियड में है, तो हम अपने टेम्परेरी पीरियड में एक ओवरऑल सबके साथ जुड़ के चलेंगे। तो ये शायद टेम्परेरी पीरियड बहुत खुशी और हैप्पीनेस से निकल जाएगा, और उसी के अंदर हम अपने आप को ढूंढ पाए, यानी उसको हम मेडिटेशन, चीजें, योगा, जो मर्जी आप नाम दे सकते हैं, चैरिटी भी उसके अंदर जो सेल्फलेस सर्विस में आ गया। जब हम ये कर पाते हैं हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। वहां पे हमें किसी रिलीजन का नाम नहीं लेना पड़ता, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हम उस एनर्जी से जुड़ जाते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता पूरे लेवल पे। कोई भी नहीं एक ऐसा जो ये कह सके मैं उसको जानता हूं, या मैंने उसको देखा है, या मैं उसको समझता हूं। तो जब हम उस अननोन से कनेक्ट बनाते हैं वो स्पिरिचुअलिज्म है। बाकी सब रिलीजन है, जो रिलीजन टाइम, मौसम, हालात, लोकेशन, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसके हिसाब से चेंज होता रहता है, और उसी के हिसाब से मोल्ड होता रहता है। फिर कोई ना कोई पॉलिटिकल इनसिक्योर फोर्सेस, चीजें सब आ जाती हैं, वो अपने अपने हिसाब से उसे यूज करने लग जाती हैं। तो रिलीजन एक जिंदगी जीने का तरीका है, जो एक समझ लीजिए रूल बुक है, जो उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूशन थी। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म इज बियॉन्ड दैट, वो उस एनर्जी से जुड़ने का तरीका है जिसको हम जानते नहीं, लेकिन वो हमें शक्ति प्रदान करता है और वही हमें जिंदा रखता है असली में। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने सभी क्वेश्चंस के बहुत बेहतरीन आंसर दिए, और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, अध्यात्म से रिलेटेड हो, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आज के लिए जुड़ने के लिए, अपना समय नमस्ते। देने के लिए। और नमस्ते। बाकी जितने भी दर्शक हैं आप लोग अपने कमेंट जरूर से पोस्ट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो। बाकी गुरुजी से जुड़ने की जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। शुक्रिया। शुक्रिया।